सभी को नमस्ते। कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के? क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? बताइए। पीयूष राधे राधे भाई। वीरेंद्र गुड इवनिंग। चिराग हेलो। अंबादास हेलो भाई। चिराग, अब आपको समझ में आ रहा है? शुरुआती दौर में आपको काफ़ी तकलीफ़ें आ रही थी। प्रांजुल ठीक है। प्रांजुल, पहले पीवाईक्यू करेंगे कल के पेपर के। कल जो पढ़ाया था उसका पहले पीवाईक्यू करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भाई एक बार कमेंट ऊपर कर देना। अविनाश गुड इवनिंग। फिरदौसी नमस्ते। सभी को नमस्ते। इंदु, आरजू, सत्यप्रकाश, आस्था, आयुष, हीरा, चलो, सोनी। बच्चों, आज की जो क्लास होगी उस क्लास में हम लोग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो, कुछ बच्चों को लगातार शिकायत थी कि समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। क्या अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है? चलिए, तो नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आती बोर्ड की। अच्छा अंशुल, ठीक है, लैंग्वेज को ठीक करेंगे। एक बात हुई, एक बात हुई। अच्छा प्रज्वाल, आपको भी बड़ी समस्या थी, क्या आपको भी अब दिक्कत है? हाँ मंटू जी हेलो। ठीक है ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास का मैं आपको आगे बढ़ने का, चलो ठीक है, सभी को ठीक लग रहा है। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम आगे बढ़ने का तरीका बताता हूँ कि आज हम लोग पहले जो पिछले हमने पढ़ाया था उस क्लास का एक बार रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने के बाद साफ लिखेंगे, ठीक है। रिवीजन करने के बाद फिर अगले टॉपिक पर चलेंगे, जो नया टॉपिक आज शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए आइए। हाँ, हैंड राइटिंग को ठीक है, समझ गए हम। हैंड राइटिंग को ठीक है, ठीक करेंगे। आओ बच्चों, तो ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कल जो मैंने आपको टॉपिक करा दिया था बच्चों, उस टॉपिक के कुछ सवाल मैं आपको बता रहा हूं, और उस टॉपिक से फिर हम लोग आगे चलेंगे। पहला सवाल लेंगे। पहला सवाल है कि फॉर्मेशन ऑफ ए मिक्सचर इज ए टाइप ऑफ चेंज वेयर एज फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड इज ए टाइप ऑफ चेंज। क्योंकि कल हम लोगों ने भौतिक और फिजिकल परिवर्तन पढ़ा था ना, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ा था, तो उसी के कुछ 10 एक सवाल ऐसे थे जो 10 एक सवालों में मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मिश्रण का बनना कैसा परिवर्तन है, मिश्रण का बनना कैसा परिवर्तन है, और यौगिक का बनना कैसा परिवर्तन है। तो मैंने आपको बताया था कि मिश्रण जो होता है बच्चों, मिक्सचर जो होता है, मिश्रण का बनना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है कि कई सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी। एक जगह मिल जाएंगी, एक थाली ले ली, इसमें आपने मसूर की दाल ली, इसमें आपने उड़द की दाल ली, इसमें आपने अरहर की दाल ली, अरहर की दाल ली, इधर आपने चने की दाल ली, इधर आपने इसमें राजमा ले लिया, एक जगह सबको मिला दिया, एक जगह सबको मिला दिया, तो ये एक मिश्रण है, ये एक मिश्रण है। कोई इसमें रासायनिक प्रक्रिया नहीं हुई, कोई भी रासायनिक प्रक्रिया नहीं हुई। लेकिन यदि केमिकल रिएक्शन हो जाती है, हाइड्रोजन की अभिक्रिया यदि ऑक्सीजन के साथ हो जाती है तो ये H2O बन जाता है। कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो जाता है तो CO2 बन जाता है, CO2 बन जाता है। Na का Cl के साथ बन जाता है तो ये NaCl बन जाता है, NaC। यहां ये क्या हुआ, ये केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल रिएक्शन हुई है तो ये सारे कंपाउंड है, ये सारे कंपाउंड है। तो हम यहां ये समझे, यहां पर ये समझे कि सर मिश्रण का बनना तो एक भौतिक परिवर्तन है और यौगिक का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है।
तो मिश्रण भौतिक परिवर्तन हुआ, रासायन और यौगिक कंपाउंड एक केमिकल चेंज हुआ, एक केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, एक बात हो गई। तो यहां से उत्तर होता है इसका ये। सवाल नंबर 2 पर चलेंगे। सवाल नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। बच्चों सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठोस का द्रव में बदलना, यह तो अवस्था का चेंज हो गया, यह तो अवस्था का चेंज हो गया। तो जब अवस्था का चेंज होता है, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, तो यह तो भौतिक बदलाव हुआ। गैसों का द्रव में, लिक्विडिफिकेशन ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड, यह भी क्या हुआ, यह भी बदलाव हो गया भौतिक। द्रवों का गैस में वाष्प हो जाना, पानी का भाप बन जाना, यह भी एक प्रकार का भौतिक बदलाव हुआ। फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंस, यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। फर्मेंटेशन एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। सर फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन जब आप देखते हैं ना, दही का बनना, दूध से मिल्क से दही के बनने में जो प्रक्रिया, जो केमिकल रिएक्शन हुई, उसे ही फर्मेंटेशन कहा गया, उसे ही फर्मेंटेशन कहा गया। फर्मेंटेशन क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स जटिल पदार्थ होते हैं, कॉम्प्लेक्स पदार्थ को सिंपल सरल पदार्थों में तोड़ देता है। इसलिए दूध के पचने की तुलना में दही को पचने में कम समय लगता है। सर वो जो जलेबी होती है, जलेबी का जो खमीर बनाया जाता है, जलेबी का जो खमीर बनाया जाता है, वो भी फर्मेंटेशन का ही उदाहरण है। सर गन्ने के रस से हम सिरका बनाते हैं, यह भी फर्मेंटेशन का उदाहरण है, यह भी फर्मेंटेशन का उदाहरण है। तो फर्मेंटेशन एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है, फर्मेंटेशन एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है। सुमित जहां से भी पीवाई को मिल जाते हैं वहां से ले लेते हैं। फर्मेंटेशन एक प्रकार की रिएक्शन होती है, और वो जो रिएक्शन होती है उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कह रहे हैं। तो यहां से सवाल हो जाएगा। ये बात यह है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर, हर्षदीप बताया मैंने फर्मेंटेशन क्या होता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल किसी का भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। पूरी की पूरी थ्योरी अगर आपकी क्लियर है तो सवाल चाहे कहीं का भी हो। सवाल नंबर लेंगे अगला। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। ईंधन का जलना, अगर जलने की बात आ जाती है, कोई भी चीज जल रही है, तो जलने से कंबशन ऑफ फ्यूल, जलना जो है एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। फिर आपने कहा जल का विद्युत अपघटन, इसको मैंने कल ऐसे बताया था कि अगर आप पानी लेते हैं और पानी में से इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं, कल की क्लास में हमने बताया था कि पानी में से अगर इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं, तो केमिकल चेंज तो हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो गए। लोहे में जंग लगना, यह तो निश्चित रूप से क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन हो। प्लेटिनम के तार का जलना, दरअसल यहां जलना शब्द ना होकर यहां गर्म होना शब्द आना चाहिए। जलना शब्द ना होकर गर्म होना आना चाहिए, गर्म होना। जवाब यह हो जाएगा, ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि जैसे प्लेटिनम जो होती है बहुत ज्यादा डेंस एलिमेंट होता है, बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, और डेंसिटी ज्यादा होने के साथ साथ, पहली तो डेंसिटी ज्यादा होती है, दूसरी इसकी रिएक्शन की पावर ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी कहेंगे, इसकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत कम होती है, अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है। तो जैसे आप इसमें प्लेटिनम के तार में जैसे ही हीट लगाते हैं, हीट लगाने पर ये कोई रिएक्शन नहीं करता, रिएक्शन ना करने की वजह से प्लेटिनम के तार में जैसे ही हीट जाएगी तो ये कोई नया पदार्थ नहीं बनाएगा, और ना ही कोई नया पदार्थ बनाएगा, और ना ही इसमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन होगा। इसीलिए बर्निंग ऑफ प्लेटिनम वायर रासायनिक परिवर्तन नहीं दिखाता है। खुशमीन कोर, खमीर का मतलब होता है कि जब आप भटूरे में मिला देते हो ना बेकिंग सोडा, तो वो फूल जाता है, उसे खमीर कहते हैं, फूल जाता है आटा। सवाल नंबर 4 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा एक केमिकल चेंज है, यह पूछ रहा है आपसे। अच्छा सर,
मक्खन का खट्टा होना, जब मक्खन खट्टा हो रहा है, उसके स्वाद में कोई बदलाव आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जरूर जरूर उसमें कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ है, जरूर कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है। फिर कहेंगे CO2 से सूखी बर्फ बनना। जब CO2 से सूखी बर्फ बन रहा है, तो CO2 से आपने बनाया, CO2 से आपने ड्राई आइस बनाया। जब CO2 से ड्राई आइस बनाएंगे तो इसका मतलब ये तो क्या हो जाएगा सर, ये तो गैस का ठोस बनना है। ये तो आपने डिपोजिशन पढ़ा था, इसको तो डिपोजिशन कहते हैं। और अवस्था में बदलाव आया है, केवल अवस्था में बदलाव आया है, तो ये तो नहीं हो सकता। प्लेटिनम के तार का गर्म होना, यह भी नहीं हो सकता। लोहे का चुंबकीयकरण करना, यह भी नहीं। ये क्यों नहीं है? बचपन में जैसे हम लोग क्या किया करते थे, मक्खन का खट्टा होना। भाई कोई चीज खट्टी हो गई, ज्यादा एसिडिक हो गई है। अगर ज्यादा एसिडिक हो गई है तो इसका मतलब उसके रासायनिक गुणों में कुछ अंतर आया है। हमने कल लिखा था कि रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है उसकी एसिडिटी में, उसकी बेसिडिटी में, उसकी अम्लीयता या क्षारीयता में कोई बदलाव आ जाता है, तो भी हम उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अगर मक्खन खट्टा हुआ है तो मक्खन ने बाहर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की है, 3-4 दिन तक मक्खन रखा रहा, ऑक्सीजन के साथ उसने अभिक्रिया, ठीक है सनी, ऑक्सीजन के साथ उसने अभिक्रिया की, और अभिक्रिया करने के बाद उसकी एसिडिटी, उसका स्वाद बदल गया है, इसलिए हम कहेंगे मक्खन का खट्टा होना। मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन क्यों नहीं है? क्योंकि आयरन के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, मोटी भाषा में समझेंगे, अभी मोटी भाषा में समझेंगे कि आयरन के जो एलिमेंट है या आयरन के भीतर जो इलेक्ट्रॉन है, उनका सही तरीके से अरेंज हो जाना ही मैग्नेट है। दरअसल अगर एक कमरे में, एक लोहे को आप कमरा मान के चलो, और कमरे में सारी की सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई हैं, कमरे में सारी की सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई हैं, और अगर आपने उनको करीने से लगा दी, टेबल की जगह टेबल, चेयर की जगह चेयर, किताब की जगह किताबें, तो ये लोहा मैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। इसलिए लोहे का चुंबकीयकरण करना किसी प्रकार का कोई केमिकल चेंज नहीं, एक प्रकार का फिजिकल बदलाव है। इसमें रिएक्शन इसलिए हुई है क्योंकि इसने ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ली है, यह बदलाव हुआ। सवाल नंबर 5 सवाल नंबर 5, लोहे में जंग लगना किसका सामान्य उदाहरण है? लोहा मतलब फेरस होता है। काजल आगे पढ़ेंगे गुड़िया बेटा। लोहा फेरस होता है, और फेरस में जब ऑक्सीजन से क्रिया होती है, फेरस की, लोहे की जब ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो फेरस ऑक्साइड बनाता है, और ये जो फेरस ऑक्साइड है ये ही लोहा होता है, ठीक है। समझिए, लोहे का जंग लगना क्या भौतिक परिवर्तन है? नहीं। उष्माक्षेपी परिवर्तन है, या उष्माग्राही परिवर्तन है, या ये रासायनिक परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन। ये दोनों के दोनों जो ऑप्शन होंगे आने वाली क्लासेस में आप समझेंगे कि जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो कहीं से हीट निकलती है, और किसी को हीट चाहिए, तो हम कहेंगे कि लोहे में जंग लगना एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक परिवर्तन है। जब लोहे में जंग लग जाता है तो सवाल पूछा जाएगा इसके वेट में क्या अंतर आता है? तो इसके वेट में बढ़ोतरी हो जाती है, इसका वेट बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद लोहे के ऊपर एक भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे फेरस ऑक्साइड कहते हैं। इस वजह से जंग लगने के बाद लोहे का वजन बढ़ जाता है। सवाल नंबर 6 पर चलेंगे। सवाल नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केमिकल चेंज है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज? कौन सा रासायनिक बदलाव इनमें से नहीं है? एक अंडे का पकना, एक आइस क्यूब का पिघलना, बेकिंग ऑफ केक, केले का सड़ना, रासायनिक बदलाव कौन सा नहीं है? अब आप यह बताइए, अगर आइस क्यूब पिघलता है तो यह तो अवस्था का परिवर्तन हुआ बच्चों, यह तो चेंज इन स्टेज हुआ, मैटर की स्टेज में बदलाव हुआ, अवस्था में बदलाव हुआ। कोई चीज ठोस से अगर पानी बन जाती है, सॉलिड से अगर लिक्विड बन जाती है, तो यह तो किसका बदलाव हुआ? अवस्था का बदलाव हुआ। अगर अंडे का पकना होगा, यह भी रासायनिक बदलाव है। केक का बेक करना भी रासायनिक बदलाव है। केले का सड़ना भी रासायनिक बदलाव है। सवाल नंबर 7 पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यह अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है
कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, हुई है या नहीं हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अस डिटरमाइन वट एवर ए केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड और नॉट, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। चलो देखते हैं। पहली बात देखें, क्या अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? सर अवस्था में परिवर्तन कैसे हो सकता है? मान लेते हैं कि हमने लकड़ी को जलाया, अगर हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी को जलाने के बाद राख मिलती है, लेकिन जब हम इसे जला रहे होंगे तो इसमें से CO2 भी निकल रही होगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि लकड़ी तो ठोस थी, क्या ये लकड़ी गैस में तब्दील हो गई? हां, रासायनिक परिवर्तन में कोई अवस्था बदल सकती है। जैसे लकड़ी के भीतर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो गैस थी, तो अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या कोई गैस निकल सकती है? हां, गैस भी निकलती है, क्योंकि लकड़ी को जलाने पर आपने गैस निकाली CO2। रंग भी बदल सकता है, हां रंग भी बदल सकता है, जैसे चांदी काली पड़ जाती है, जैसे लोहे पर भूरे रंग की लेयर आ जाती है, ऐसे रंग भी बदल सकता है। ये सारी ही बातें ठीक हो जाएंगी, बच्चों, सारी बातें ठीक हो जाएंगी। सवाल नंबर 8 पर चले। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक फिजिकल चेंज है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज? अच्छा सर, क्या कहेंगे? पानी का बर्फ में परिवर्तन होना। पानी जो है क्या है? जल, मतलब लिक्विड है। पानी लिक्विड है और लिक्विड से किस में बदला है? सॉलिड में। और यही बात क्या कहलाती है? इसी बात को तो हम फिजिकल चेंज कहते हैं। लेकिन और देखें, मानव में रेस्पिरेशन होना, यदि मानव में रेस्पिरेशन हो रहा है तो मानव सांस को भीतर लेता है और सांस को बाहर छोड़ता है। जब हम सांस भीतर लेते हैं तो हमने ऑक्सीजन का इंटेक किया, और वो जो ऑक्सीजन हमने ली, हमारे शरीर में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया ने उस ऑक्सीजन को खाना बनाने के लिए यूज कर लिया, जिसे हम ATP के रूप में एनर्जी हमारे बाहर आएगी। और जब हमने सांस भीतर से बाहर निकाली तो हमारे खून ने जो फेफड़ों को लाकर सांस दी, CO2 जिसमें ज्यादा थी वो CO2 हमने बाहर निकाल दी। तो हम ये कह रहे हैं कि मानव में जो श्वसन है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन है, इसमें CO2 बाहर निकलती है और O2 इसमें बाहर जाती है। ये एक प्रकार का केमिकल चेंज है। मानव में पाचन, जब आपने खाना खाया तो कुछ ग्लूकोज में टूट गया, कुछ प्रोटीन में टूट गया, कुछ एमिनो एसिड में टूट गया, पानी अलग हो गया, यह भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है। दूध से दही का बनना, जब दूध में लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया आ जाएंगे, वो उसमें उसका जो लैक्टोज शुगर होगा, उस लैक्टोज शुगर को बदल देंगे और दूध से दही बन जाएगी। बात समझे? तो हमने कहा कि पानी का बर्फ में बदलना एक फिजिकल चेंज है, और ये तीनों के तीनों जो चेंज होंगे, ये तीनों के तीनों केमिकल चेंज है। ठीक है, सवाल नंबर लेंगे अगला। सवाल नंबर, आइस को मेल्टिंग करने पर स्टेट चेंज होती है, उसमें तो फिजिकल चेंज है, लेकिन क्वेश्चन 7A में ऑप्शन क्यों नहीं है? 7A में ऑप्शन क्या दिक्कत है? अवस्था में परिवर्तन, भाई रासायनिक प्रक्रिया पूछ रहा है ना, तो रासायनिक में इसका मतलब यह थोड़ी है कि अवस्था में परिवर्तन केवल सॉलिड में होगा, इसका मतलब यह नहीं। अवस्था में परिवर्तन रासायनिक में भी हो सकता है, सवाल नंबर 9 में आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? आप लोगों से निवेदन है, धैर्य के साथ सुनेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज? इनमें से कौन सा केमिकल चेंज का उदाहरण नहीं है? सर डाइजेशन ऑफ फूड इन बॉडी, डाइजेशन तो केमिकल चेंज है। दूध अभी समझाया है, दूध से दही का बनना, यह भी केमिकल चेंज है। जल का वाष्प में परिवर्तन, नहीं सर, ये जल का वाष्प में परिवर्तन कोई नई चीज क्रिएट नहीं हुई है, और ये दोबारा से रिवर्सिबल भी है। अगर ये जल से वाष्प बन गई है तो वाष्प से जल भी बन सकता है, और फिजिकल चेंज की यही खास बात होती है। ठीक है, लोहे में जंग लगना, हां फेरक ऑक्साइड है, फेरक ऑक्साइड बना, लोहे ने अभिक्रिया की किसके साथ?
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उसने फेरस ऑक्साइड को बना दिया, उसके ऊपर एक परत आ गई बच्चों। सवाल नंबर 10 पर चलें। सवाल नंबर 10 कहता है इनमें से कौन सा एक फिजिकल चेंज है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? कौन सा भौतिक परिवर्तन है? फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर की शराब तुमने सुनी होगी, अंगूर की शराब तुमने सुनी होगी। अंगूरों को पकाकर, गलाकर, सड़ाकर जो शराब बनाई जाती है उसे फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स कहा जाता है। ऐसा जो स्विट्जरलैंड है, यूरोप की शराब दुनिया भर में मशहूर है। फलों का पकना, हां फलों का पकना भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसमें मीठापन आ गया है, उसमें सुक्रोज आ गया, फ्रक्टोज आ गया है, उसमें फ्रक्टोज आ गया फलों के पकने से। बर्फ का पिघलना, सर ये तो भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही का जमना, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो हम कहेंगे बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना कैसा परिवर्तन है? सर ये फिजिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज है। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा एक केमिकल चेंज होगा? सर दूध का दही से बनना, हां केमिकल चेंज है। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन नहीं, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि शुष्क बर्फ अगर CO2 में बदल जाती है, शुष्क बर्फ अगर CO2 अगर शुष्क बर्फ में बन जाती है तो सब्लिमेशन कहलाता है। रेत का पानी में घुलना केवल फिजिकल चेंज है, कोई नया पदार्थ नहीं बना, कोई नया पदार्थ नहीं बना बच्चों, कोई नया पदार्थ नहीं बना। चीनी का पानी में घुलना कोई नया पदार्थ नहीं बना, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई, रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई तो दूध का दही से बनना। सवाल नंबर, ये हो गए 11 सवाल, ये हुए 11 सवाल। अब ध्यान से सुनिए। अब ये सवाल आपको इसलिए कराए गए क्योंकि कल एक छोटा सा टॉपिक जो आपको दिया गया था, उस टॉपिक में क्लियरिटी आ जाए, उस टॉपिक में क्लियरिटी आ जाए, उस क्लियरिटी को लाने के लिए आपको 10 सवाल करा दिए गए, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि इस टॉपिक से सवाल किस प्रकार के बन सकते हैं। कई मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो पहली पहली बार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि हम लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन सवाल किस प्रकार का क्रिएट होगा इससे। इसी वजह से हमने टॉपिक को आपके सवाल टॉपिक कराया और सवाल तुरंत आपको बता दिया। रासायनिक परिवर्तन का, भाई इसमें क्या दिक्कत है यार? कौन सा उदाहरण नहीं है? कौन सा उदाहरण नहीं है? तो जल का वाष्प में परिवर्तन होना, बेकार की बात करते हो भाई। टेस्ट भी चेंज होगा, उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं आएगा। अब सुनो ध्यान से। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, इसका नाम होगा सुनो बच्चों, बेसिक चैप्टर है बिल्कुल। अगर आप ढंग से नोट्स बनाते हैं, मैं थोड़ा राइटिंग का इश्यू है ना भाई, उसको पूरा कोशिश करता हूं राइटिंग को साफ करने का। एटम एंड मॉलिक्यूल, ये बेसिक चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, ठीक है। और अगर आप केमिस्ट्री के नोट्स बनाते हुए चलते हैं, जैसे जैसे मैं आपको सवाल दे रहा हूं आप उनको करते हुए चलते हैं, तो मेरा अपना अनुभव यह है बच्चों कि आपको केमिस्ट्री में तकलीफ नहीं आएगी, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। चलते हैं आगे। हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं कि अणु और परमाणु, जो हमारा चैप्टर होगा हम उसे डिस्कस करेंगे, लेकिन चैप्टर नंबर 3 है। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 चला लीजिए, चैप्टर नंबर 3 लगा लीजिए, चैप्टर नंबर 3 है। कई लोग ये कह देंगे सर कलर क्यों नहीं ऐसा लेते हैं, वैसा क्यों नहीं लेते हैं। कोई नहीं भाई, उसी कलर से लिख दिया है तुम्हें, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से। अब कोई बात नहीं रोहित भाई, ध्यान से सुनिए। चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं, देखो ध्यान से सुनना। मुझे अणु और परमाणु पढ़ाना है। इस दुनिया में जो इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, उन बड़ी बड़ी चीजों को छोटा छोटा तोड़ते 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 हम एक मॉलिक्यूल के स्तर तक आएंगे। एक बहुत ही छोटे स्तर तक पढ़ाई करने की तैयारी करेंगे,
और जब हम छोटे स्तर तक की तैयारी करने की शुरू करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा ये पार्टिकल क्या होता है और ये जो है एटम क्या होता है। तो ध्यान से सुनना, अगर हम किसी पदार्थ को देखें, किसी मैटर को देखें, मैटर को देखते जाएं, इधर से देखोगे तो मैटर को देखोगे, इधर से आ जाओ, किसी एटम को देखो, कई सारे एटम एक जगह जोड़ दोगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। कई सारे मॉलिक्यूल को एक जगह जोड़ दोगे तो एलिमेंट बनेगा। कई सारे एलिमेंट एक जगह जोड़ देते हो तो कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड बन जाएगा। कंपाउंड एक जगह मिल सकते हैं तो उसे मिक्सचर कहेंगे, उसे मिक्सचर कहते हैं, उसे मिक्सचर कहा जाता है। और मिक्सचर एक प्रकार का मैटर होता है, एक प्रकार का मैटर होता है। और पिछली क्लास में हम लोग ये पढ़ते हुए आए हैं बच्चों, पिछली क्लास में हमने अभी तक ये पढ़ा है कि ये मैटर क्या होता है, इस मैटर के क्या क्या गुण होते हैं। हमने पढ़ा है कि मैटर एक प्रकार का ऐसा पदार्थ या ऐसी चीज होती है, ऐसी वस्तु होती है जो स्थान घेरती है और जिसका कोई ना कोई मास होता है, उसे मैटर कहते हैं। लेकिन बच्चों इस मैटर के पीछे चलते जाओगे, पीछे चलते जाओगे तो आपको कहीं एटम मिलेगा। इस एटम को हिंदी में परमाणु कहेंगे, परमाणु कहेंगे, और इसे कहेंगे अणु, इसे अणु कहते हैं, इसे तत्व कहते हैं, इसे यौगिक कहेंगे, इसे मिश्रण कहेंगे और इसे आप पदार्थ कहेंगे। मैं मोटी मोटी भाषा में बात करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यदि आप किसी मैटर को समझना चाहते हैं, किसी पदार्थ को समझना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह होगा, इसका मतलब यह होगा कि हमें सबसे पहले इसके परमाणु को, इसके एटम को समझना पड़ेगा, इसके एटम को समझना पड़ेगा। इस एटम को समझने के लिए ही हमने एक चैप्टर बनाया जिसका नाम हुआ एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल हमने एक चैप्टर बनाया। तो यदि हम एटम और मॉलिक्यूल पर चलें तो हम ऐसे समझेंगे। अब सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। हेडिंग डालेंगे एटम, एटम या अणु, अणु, एटम या अणु। यह बात लगभग 800 ईसा पूर्व की है, 800 बीसी, 800 ईसा पूर्व की बात है, जब भारत में महर्षि कणाद, लिखते रहिएगा, बेसिक दे रहा हूं बिल्कुल। जब भारत में महर्षि कणाद ने यह कहा कि प्रत्येक पदार्थ बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। बहुत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। लेकिन उन्होंने इस कण का नाम नहीं दिया, उन्होंने इस कण का नाम नहीं दिया कि इसे परमाणु कहूं, इसे अणु कहूं, उन्होंने इसका नाम नहीं दिया। बस इतना जरूर कहा कि प्रत्येक पदार्थ, चाहे कोई भी पदार्थ क्यों ना हो, वो मैटर बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले एटम के बारे में जिक्र किस व्यक्ति ने किया, तो आप कहेंगे 800 बीसी में, 800 बीसी में महर्षि कणाद ने यह बात कही कि एवरी मैटर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल अनडिवाइडेबल, अनकटेबल कहें या अनडिवाइडेबल पार्टिकल्स।
सबसे पहले ये पदार्थ किस किस चीजों से मिलकर बना होगा, किस किस चीजों से बनकर बना होगा, ये बात भारत में महर्षि कणाद कह रहे हैं कि आप किसी फोन को लें, किसी फोन को लें या किसी, सर एटम को हिंदी में परमाणु बोलते हैं, हां ये बात सही है, ये पीछे हमने यहां लिखा था ना, यहां लिखा था ना परमाणु, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा कि चाहे दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज हो, चाहे पूरा का पूरा सोलर सिस्टम ही क्यों ना हो, पूरी अर्थ क्यों ना हो, कोई एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटी क्यों ना हो, गंगा जैसी नदी क्यों ना हो, ये रेत क्यों ना हो, मिट्टी क्यों ना हो, ये सारी की सारी चीजें किससे बनी हुई है? ये सारी की सारी चीजें जो बनी हुई है, ये सारी की सारी चीजें 800 बीसी का मतलब है 800 ईसा पूर्व की बात करें तो ये सारी की सारी चीजें महर्षि कणाद ने बताई। और महर्षि कणाद ने कहा चाहे कोई भी पदार्थ आप जीवन का ले लीजिए, वो बहुत छोटे छोटे मैटर से मिलकर, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, और वो जो पार्टिकल होगा वो अनडिवाइडेड होगा, आगे जाकर उसे डिवाइड नहीं कर सकते। ये बात एक बात बताई किसने? महर्षि कणाद ने। थोड़ा सा आगे चले तो एक व्यक्ति हुए डेमोक्रेट्स। और इन्होंने भी लगभग ये बात दोहराई। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने भी लगभग ये बात दोहराई कि प्रत्येक पदार्थ अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। अविभाज्य कणों से मिलकर बना है तथा उसे फर्दर मतलब आगे काटा नहीं जा सकता। वही अविभाज्य वाली बात, काटा नहीं जा सकता। उस कण का नाम एटमियोन कहा इन्होंने। उस कण का नाम एटमियोन कहा, क्योंकि एटमियोन का मतलब था, एटमियोन का मतलब है जिसे काटा ना जा सके। यहां कहीं लिख लीजिए, ग्रीक भाषा का शब्द है एटमियोन। ग्रीक भाषा का शब्द एटमियोन है, अनकटेबल, जिसे काटा ना जा सकता हो, उसे इन्होंने कहा। तो सवाल बनेगा कि सबसे पहले परमाणु शब्द किसने दिया? तो हम बताएंगे कि सबसे पहले परमाणु शब्द जो दिया वो डेमोक्रेट्स ने दिया। इन्होंने क्या लिखी बात? डेमोक्रेट्स ने लिखा, एवरी मैटर मेड अप ऑफ एटमियोन, मेड अप ऑफ very small particle that is एटमियोन, तो सबसे पहले परमाणु शब्द किसने दे दिया? तो हम बताएंगे सबसे पहले परमाणु शब्द दिया किसने? डेमोक्रेट्स ने दिया। तो यहीं लिख देंगे, कहीं आगे यहीं लिखेंगे, सबसे पहले परमाणु शब्द डेमोक्रेट्स ने दिया। लेकिन इसके विषय में कोई सिद्धांत नहीं दिया, इसके विषय में कोई थ्योरी नहीं दी, कोई सिद्धांत नहीं दिया।
सिद्धांत नहीं दिया। यह सवाल आया हुआ है बच्चों कि सबसे पहले किसने दिया। एटम वर्ड फर्स्ट टाइम, एटम वर्ड used by Democrats, but he did not explain या discuss any थियरी। उन्होंने कोई सिद्धांत नहीं दिया। बात ठीक है, यहां से आगे चले। अब सुनिए ध्यान से, यह बात चलती रही और बात चलते चलते 18वीं शताब्दी आ गई, 18th सेंचुरी आ गई। और जब 18th सेंचुरी आ जाती है तो 18th सेंचुरी में दो आदमी आते हैं और दो व्यक्ति इस बात को दोबारा से उठाते हैं कि ये एटम से मॉलिक्यूल कैसे बना, मॉलिक्यूल से एलिमेंट कैसे बने, एलिमेंट से कंपाउंड कैसे बने। तो ये बात कैसे रासायनिक संयोजन, केमिकल कंपोजिशन कैसे हो रहा है, 18th सेंचुरी में यह बात दोबारा से उठती है। यह बात दोबारा से 18th सेंचुरी में ही क्यों उठती है? इसका कारण यह होता है कि यूरोप में रेनेसा, हिस्ट्री की बात है, यूरोप में रेनेसा होता है, पुनर्जागरण होता है। और उस पुनर्जागरण में यूरोप दोबारा से नई जागृति को, नए दौर में आता है और नई नई खोजें होती हैं, नए नए साइंटिस्ट वहां आते हैं, विचारों की नई तरीके की प्रणाली जागृत होती है। यह वही समय होगा जब यूरोप दोबारा से अपने नए चरण में आ जाएगा। और जब हम नए चरण में आएंगे तो हम ये कहेंगे, नए चरण में आने के बाद दो लोग यूरोप में आएंगे और एक इनमें से फ्रांस का होगा जिसका नाम होगा एंटोनियो लेवोजियर। और वो आके ये कहेगा कि जो मैटर है ना, इस मैटर की क्वालिटी मैं आपको बताता हूं। और एंटोनियो लेवोजियर के साथ साथ एक और व्यक्ति आएगा जिसका नाम होगा जोसेफ प्रोस्ट कहेगा कि एक सिद्धांत मैं भी देता हूं और दोनों लोग मिलकर दो सिद्धांत देंगे जहां से आगे जाकर एटॉमिक थ्योरी बनेगी। तो यहां पर हम लोग ये डिस्कस हमने किया कि परमाणु, ये ऐसे एटम से मॉलिक्यूल ऐसे बनता है। और यहां बनने के बाद एटम शब्द के बारे में हमने महर्षि कणाद की बात की, महर्षि कणाद के बाद हमने डेमोक्रिट्स की बात की और यहां से आगे परमाणु शब्द दे दिया। अब यहां से आगे दो थ्योरी आती हैं। लिखें, 18वीं शताब्दी में, राइटिंग के बारे में एक बार बताएंगे, 18वीं शताब्दी में रासायनिक संयोजन पर खोजें की जाने लगी कि ये रासायनिक संयोजन, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, की जाने लगी। In 18th century, रिसर्च या इन्वेंशंस आर स्टार्टेड एट केमिकल कंपोजिशन। At theory of chemical composition। और केमिकल कंपोजिशन पर बातें की जाने लगी। और ये जो केमिकल कंपोजिशन होगा, इस पर दो लोग आएंगे इस पर बात करने के लिए, दो सिद्धांत।
दिए गए दो सिद्धांत दिए गए टू प्रिंसिपल्स आर गिवन। अब यहां से ध्यान देना बच्चों, यहां से ध्यान देना। पहला सिद्धांत होगा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। पहला सिद्धांत ही आया, पहला सिद्धांत ही आया, और इसको देने वाले जो व्यक्ति थे, इसको देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था एंटोनियो लेवोजियर। एंटोनियो लेवोजियर, लेवोजियर हिंदी में भी इनको ऐसे ही कहेंगे, एंटोनियो। पहले इनका नाम आप सुन चुके हैं। और ये जो एंटोनियो लेवोजियर है ना, ये जो एंटोनियो लेवोजियर हैं, इन्हें ही आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। इन्हें ही आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं। इन्हें ही पिता कहते हैं। क्यों पिता कह रहे हैं? पहली बार सिद्धांतों की खोज कर रहे हैं। इसको समझाऊंगा अभी। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। राइटिंग ठीक है क्या भाई? समझ में आ रही है क्या बच्चों? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। रसायन विज्ञान का पिता कहा जाते हैं, ठीक है। और ये जो रसायन विज्ञान का पिता है, ये क्यों कह रहे हैं? एक सिद्धांत दे रहे हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का। इन्होंने ही बताया था कि आग को जलने में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, यह बात भी इन्होंने बताई। अब इस सिद्धांत को समझना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, फिर मैं लिखता हूं। सुनिए कि यदि हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं, दो चीजों को एक जगह जोड़ेंगे लाकर, दो एलिमेंट को, या किसी एलिमेंट को तोड़ेंगे, अगर दो अलग अलग चीजों को तोड़ते हैं, या दो एक ही चीज को तोड़ते हैं, या दो अलग अलग चीजों को आपस में मिलाते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो कोई भी जो मास होगा वो मास बदलेगा नहीं। रिएक्शन से पहले या रिएक्शन के बाद मास में कोई अंतर नहीं आएगा, द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आएगा। इसका मतलब अगर आप पानी बनाना चाहते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर आपने पानी बनाया, तो हाइड्रोजन लिया आपने 10 ग्राम, ऑक्सीजन लिया आपने 20 ग्राम, और इन दोनों से रिएक्शन करवाई, तो जो मिलकर बनेगा वो 30 ग्राम हो जाएगा। मिलकर जो बनेगा वो 30 ग्राम हो जाएगा। एक बात तो ये कह रहे हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, कि मास को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, अनडिस्ट्रक्टिबल है, ये अविनाशी है। और दूसरी बात ये कही कि इसके स्वरूप में चेंज किया जा सकता है, इसके स्वरूप में चेंज किया जा सकता है, इसके रूप में चेंज किया जा सकता है, इसके मात्रा में बदलाव नहीं किया जा सकता, इसके मात्रा में बदलाव नहीं किया जा सकता। एंटोनियो लेवोजियर ये कह रहे हैं, एंटोनियो लेवोजियर ये कह रहे हैं कि द्रव अविनाशी है, ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे बनाया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जितना मास आपने इसको दिया था, जितना द्रव्यमान इसका था, उतना ही द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के बाद होगा। आप ऐसा समझ सकते हैं कि यदि आपने तेल लिया, आलू लिया और उसमें मिर्च ली और जो है भाई बेसन लिया, उसको मिला के तुमने जितना पेस्ट बनाया, उससे बनने वाले पकोड़े उतने ही होंगे। तो बनने वाला जो मैटर होगा, जितना रॉ मेटेरियल आपने उसमें यूज किया था रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद, रिएक्शन के पहले रिएक्शन के बाद, दोनों का जो मास होगा, दोनों का मास बराबर होगा। अच्छा सुनिए क्या कहता है सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है सुनिए।
मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? सुनो ध्यान से, साफ साफ लिखता हूं, आप भी लिखिएगा बच्चों। द्रव्य अविनाशी है, अविनाशी है, इसे न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है, और न ही निर्माण किया जा सकता है इसका, न ही इसका निर्माण किया जा सकता है। एंटोनियो लेविजियर कह रहे हैं इस बात को। और दूसरी बात क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों जो भाग लेते हैं, अभिकारकों तथा जो बनकर तैयार हुआ उत्पाद, प्रोडक्ट्स तथा उत्पादों का द्रव्यमान अभिक्रिया में अभिकारकों तथा द्रव्यमानों, रासायनिक अभिकारकों तथा उत्पादों का द्रव्यमान समान होता है। अभिक्रिया के बाद अभिकारकों तथा उत्पादों का द्रव्यमान बराबर होता है। बराबर होता है। इस बात को लिखें, फिर मैं इसको अंग्रेजी बोलता हूं। पीछे का दिखा देंगे क्या लिखा है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद अभिकारकों और उत्पादों का द्रव्यमान समान होता है। ठीक है, इस लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं? इस लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं? रासायनिक अभिक्रिया लिखें, अब अंग्रेजी में लिखें। इधर तो लिखे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मैटर इज अनडिस्ट्रक्टेबल, द्रव्य अविनाशी है, इट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे खत्म किया जा सकता है। रवि बताएंगे, 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट बताएंगे। ना तो इसे बनाया जा सकता है, ना ही इसे खत्म किया जा सकता है। 1 मिनट पीछे दिखाएंगे बच्चों, लिखने दो। इन केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया में मास ऑफ रिएक्टेंट्स, बच्चों सब बताऊंगा, एक बार लिखने दो। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑलवेज इक्वल, इज ऑलवेज, हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। यह बात इन्होंने कही। उदाहरण ले लेते हैं, क्या कहा, एग्जाम्पल लीजिए।
उदाहरण लिया बच्चों, क्या कहा इन्होंने, कहा कि आपने 10 ग्राम, मान लेते हैं 10 ग्राम आपने हाइड्रोजन ले ली, 15 ग्राम आपने ऑक्सीजन ले ली, 10 ग्राम आपने हाइड्रोजन ली, 15 ग्राम ऑक्सीजन ली, इससे बनके तैयार होने वाला जो भी होगा वो 25 ग्राम होगा, वो 25 ग्राम होगा। इससे जो भी तैयार होगा बनके उसे 25 ग्राम कहेंगे। तो 15 टोटल मिला, रासायनिक अभिक्रिया हुई, केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन के बाद इन दोनों को जो कहा गया, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, इन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं, इन्हें अभिकारक कहते हैं। बच्चों बहुत बेसिक बात कर रहे हैं ताकि आने वाली एडवांस क्लासेस में आपको यह तकलीफ ना आए कि अभिकारक क्या होता है, रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और ये जो बनकर तैयार हुआ ये, इसे प्रोडक्ट कहते हैं, इसे प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जितना भाग लिया गया, जितना मास आया, मास मतलब द्रव्यमान, फिजिक्स में हम क्या कहते हैं, फिजिक्स में हम ये कहते हैं फिजिक्स में हम ये कहते हैं कि जो मास होता है, मास द्रव्यमान जो होता है, इसे हम किलोग्राम में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं। तो किलोग्राम में या छोटा ग्राम में नाप लीजिए। तो जितना आपने मास रासायनिक अभिक्रिया से पहले लिया, जब इसकी रासायनिक अभिक्रिया कराई, चाहे कुछ भी हो जाए, इतना ही बनकर तैयार होगा। तो यहां क्या कहा, मैटर इज अनडिस्ट्रक्टेबल, इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इन केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। यहां से पीछे गए, द्रव्यमान अविनाशी है, नष्ट नहीं किया जा सकता, निर्माण नहीं किया जा सकता। रासायनिक अभिक्रिया के बाद अभिकारकों तथा उत्पादों का द्रव्यमान समान होता है, बराबर या समान होता है। बात ठीक है। अब ये एग्जांपल तो मैंने आपको समझाने के लिए लिया, एक एग्जांपल में लेता हूं, और एक एग्जांपल में और लेता हूं, थोड़ा और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और अच्छा एग्जांपल लेते हैं। बताओ भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ही सही से लिखा करो। सही से लिख रहे हैं भाई? एक एग्जांपल ले लेते हैं, हो जाती है कहीं गलतियां। CaCO3, जब CaCO3 की केमिकल रिएक्शन कराएंगे, रासायनिक, इसे गर्म करेंगे, मान लो रासायनिक अभिक्रिया कराई, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और जब इसे गर्म किया गया, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया गया, और मान लेते हैं कि ये 10 ग्राम है, ये 10 ग्राम है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया गया तो इससे बुझा हुआ चूना मिला COA और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो दोनों बने, ये उत्पाद बने, और ये जो 10 ग्राम था, इसमें बुझा हुआ चूना बनेगा 5.6 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी 4.4 ग्राम। तो अगर दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 10 ग्राम ही था जो 5.6 ग्राम और 4.4 ग्राम में आपके सामने आया। यही बात CaCO3 को आप कहेंगे रिएक्टेंट है, और टेम्परेचर ज्यादा देने के बाद जो बनकर तैयार हुआ वो तैयार हुआ बुझा हुआ चूना और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये सूत्र आपको लिखने की जरूरत, मतलब ये आपको ये जो आपका फॉर्मूला है ये याद करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ इसलिए समझाया गया है कि ताकि आप इस नियम को समझ लें। अब मेरे सवालों पर आइए। मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया, एक कंसेप्ट, एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। अब चलो, अब यहां आते हैं, सवाल लेते हैं। ये तो ये हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इस टॉपिक के सवाल करा रहा हूं जो आए हुए सवाल हो सकते हैं, आए हुए सवाल हैं, सकते क्या, आए हुए सवाल है। इस टॉपिक के सवाल करो। बात समझ में आई? हाँ ठीक है भाई, लिखेंगे, कोई बात नहीं अविनाश भाई, आप धीरे धीरे समझोगे।
एक रासायनिक अभिक्रिया के समय 10 ग्राम पदार्थ ए था, 15 ग्राम पदार्थ बी था, दोनों की अभिक्रिया हुई, एक नया यौगिक बन गया, एक नया कंपाउंड बनकर तैयार हुआ। जब नया कंपाउंड बनकर तैयार हुआ तो द्रव्यमान संरक्षण के नियमों के अनुसार उत्पादों का कुल द्रव्यमान कितना होगा? कुल द्रव्यमान कितना होगा? तो सर बता दो, 25 ग्राम होगा। यह बात क्यों कह रहे हैं? यह बात इसलिए कह रहे हैं, लेवोजियर यह कह के गए कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उस रासायनिक केमिकल रिएक्शन में द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होगा, कभी भी नष्ट नहीं होगा। यह एक सवाल के माध्यम से आपने समझा, एक बात हुई। सवाल नंबर 2 पर आए। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार कौन सा कथन ठीक है? कौन सा कथन ठीक है? पहले हमने, भैया प्रशांत सुनो, मेरे बच्चे सुनो, पहले हमने कहा द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सर्जन किया जा सकता है? नहीं सर, नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, नहीं किया जा सकता। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन किया जा सकता, न ही विनाश किया जा सकता। यह बात किसके बारे में कह रहे हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में सवाल कह रहे हैं। दूसरी बात, सवाल नंबर 3 पर आए। सवाल, ये सब आए हुए सवाल हैं बच्चों। संतुलित रासायनिक समीकरण कौन से सिद्धांत के अनुसार होती है? ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉन्स्टिटेंट विद द, कौन से सिद्धांत के तहत आपकी ये, कौन से सिद्धांत के तहत केमिकल रिएक्शन होती है? तो भाई रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना है ना, तो जितना रिएक्टेंट का मास था उतना ही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। रिएक्टेंट का मास मस्ट बी इक्वल मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट के होना चाहिए। जब मास ऑफ प्रोडक्ट के आएंगे तो यही तो सिद्धांत कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही तो है। चलिए सवाल नंबर 4 पर आए। सवाल नंबर 4 कहता है कि एक मिनट, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज, बदलाव नहीं होता, समान रहता है। तो वो कौन सा नियम है? सर निश्चित अनुपात का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, रासायनिक संयोजन का नियम, या द्रव्यमान संरक्षण का नियम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस। ठीक है भाई, ये सवाल हो गए। अब हम कल जो पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर को, एक बार कमेंट दिखा दीजिए। कल हम लोग पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर को। मैंने आपको समझा दिया कि इस सवाल से, ये जो मैंने आपको छोटा सा एक टॉपिक पढ़ाया, इस छोटे से टॉपिक से भाई ये गलत कर रहे हो, देखो ये बच्चे ने गलत कर दिया। रीतिका, ऊर्जा संरक्षण नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये मैंने कराया। हम लोगों का पढ़ने का यही तरीका होगा बच्चों कि पहले छोटी सी थ्योरी पढ़ेंगे और छोटी सी थ्योरी पढ़ने के बाद उसके पीवाईक्यू देख लेंगे, उससे कैसे सवाल आ सकता है। और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जितना भी मेरे को पता है, जितना मुझे मेरे गुरुजनों ने सिखाया है, उतना मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। नहीं, पीवाईक्यू लिखने की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यू लिखने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक होगा बिल्कुल। चलिए तो कल फिर मिलते हैं। नहीं, चैप्टर पूरा नहीं हुआ, चैप्टर की शुरुआत हुई है। राजा भाई एक टॉपिक लिया, उसके पीवाईक्यू करा दिए, फिर टॉपिक लेंगे, फिर उसके पीवाईक्यू करा। चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों, अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। छोटा टॉपिक उसके पीवाईक्यू, छोटा टॉपिक उसके पीवाईक्यू, ताकि ये रहे कि हमने पढ़ा और तुरंत देख लिया कि हमने क्या सीखा है, पढ़ा और तुरंत देखा कि हमने क्या सीखा है। इसलिए ऐसा कर रहे हैं। जब हम बहुत बड़े बड़े उस पे वो करते हैं ना, पीवाईक्यू मतलब लेट जाके करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट भी देख लिया और तुरंत उसके पीवाईक्यू भी कर लिए। ठीक है बच्चों, अब तो पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं आ रही है अब, ठीक है? नहीं रवीना, अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, चलो आज के लिए नमस्ते, खुश रहिए, आनंदित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।